औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 512 का लेसन नंबर 28 अबाउट ट्रांस लैंग्वेजिंग फ्रेमवर्क। इसमें जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे वो हैं हमारे पास मॉडल्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, रिकर्सिव बाइलिंगुअलिज्म, डायनामिक बाइलिंगुअलिज्म एंड प्लूरलिंगुअलिज्म। सबसे पहले हमारे पास सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, सब्सट्रैक्टिव किसी चीज़ का माइनस होना, किसी चीज़ का सब्सट्रैक्ट होना। जब हम कोई दूसरी लैंग्वेज लर्न कर रहे हों तो उसको लर्न करने के दौरान अगर हम अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को लूज़ कर दें, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली सेकंड लैंग्वेज जब सीख रहे हैं तो उसी लैंग्वेज से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसी लैंग्वेज को बोलेंगे, उसी लैंग्वेज को बोलना एक मतलब प्रायर समझेंगे उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसा कि अब इंग्लिश के साथ होता है, तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको हम कम्प्लीटली लूज़ कर देंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है उसकी जो लर्निंग है उससे हमारी फर्स्ट लैंग्वेज लूज़ हो रही है, तो इसको कहते हैं सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। व्हेन मोनोग्लॉसिक ideologies persist, monolingualism and monolingual schools are the norm. It is generally believed that children who speak a language other than that of state should be encouraged to abandon that language. In this model, the students speak a first language and a second one is added while the first is subtracted. The result is the child speaks only the second language. The bilingualism is characterized increasing loss of linguistic features of the first language. Additive bilingualism for prestigious groups and the elite has always been additive, a model under which the second language is added to the person's repertoire and the two languages are maintained. इसके बरक्स जो एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म होता है वो ये होता है कि अगर हम सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज को बोल रहे हैं, तो साथ साथ अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को भी मेंटेन रखें। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो वो लूज़ ना हो, इसकी जो लिंग्विस्टिक आइटम है, इसका जो एक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में जो हमारे पास नॉलेज है वो लूज़ ना हो, उसको भी हम साथ साथ मेंटेन रखें, दो लैंग्वेज का नॉलेज हमारे पास हो। Despite the benefits of this approach, bilingualism here is still seen from the perspective of monolingual norms. आगे हमारे पास जो एक और टाइप है वो है रिकर्सिव बाइलिंगुअलिज्म। रिकर्सिव बाइलिंगुअलिज्म ऐसा बाइलिंगुअलिज्म होता है जिसमें हम किसी सेकंड लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी गेन कर रहे हों, सेकंड लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हों, सीख रहे हों, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है उसके एलिमेंट्स को भी हम यूज़ करते रहें। अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को मजबूत रखने के लिए, उसको स्ट्रेंथन रखने के लिए हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के एलिमेंट्स को भी अपनी कन्वर्सेशन के अंदर यूज़ करते रहें। The concept is used in cases when bilingualism is developed after the language practices of community have been suppressed. When a community engages in efforts to revitalize their language practices, this is called recursive bilingualism. As for example, in the case of Mary of Atoria, New Zealand, individuals are not starting from scratch and adding simply a second language. The ancestral language continues to be used in traditional ceremonies and by many in the community to different degrees. मतलब वहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है न्यूजीलैंड की, वो लोग ऐसा करते हैं कि जो उनकी इंसेस्ट्रल लैंग्वेजेस होती हैं वो अपनी ट्रेडिशनल सेरेमनीज में उनको यूज़ करना पसंद करते हैं। Therefore, bilingualism is not simply additive but recursive. तो हाँ, यहाँ जो बाइलिंगुअलिज्म होता है वो ना सिर्फ एडिटिव होता है, यानी ना सिर्फ वो एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज को लर्न करे जो कि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज को फैसिलिटेट करिए, बल्कि रिकर्सिव भी है क्योंकि साथ साथ वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को लेके चल रहे हैं। These bilingual individuals and communities often move back and forth along a bilingual continuum and so doing, and the language is not added whole but its bits and pieces as ancestral language practices are reconstituted for new functions. अब ऐसा नहीं होता कि वो कम्प्लीटली अपनी जो है ना वो फर्स्ट लैंग्वेज को ही बोलते रहे, वो फर्स्ट लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स को, कुछ बिट्स को यूज़ करते रहते हैं सेकंड लैंग्वेज के अंदर, जस्ट इस अपनी लैंग्वेज को ना ज़िंदा रखने के लिए। और ये जो है ये वाले जो फर्स्ट लैंग्वेज से वो कुछ वर्ड्स उठा रहे होते हैं, ये न्यू फंक्शंस उनकी न्यू जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें कुछ ना कुछ ये फंक्शन प्ले कर रही होती है। जिस तरह बाज़ औक़ात हम उर्दू स्पीक करते वक्त जो है वो पंजाबी के कुछ वर्ड्स बोल रहे होते हैं। आगे हमारे पास है डायनामिक बाइलिंगुअलिज्म। अब जो बाइलिंगुअलिज्म होता है वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनामिक होता है। डायनामिक इस तरह से होता है कि जो हमारी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है वक्त के साथ साथ, और ऐसा नहीं होता कि हमें हर सिचुएशन में अगर हम बाइलिंगुअल हैं तो ज़रूरी है कि हम दोनों लैंग्वेजेस जितनी लैंग्वेज का नॉलेज हमारे पास है वो ज़रूर हम स्पीक करें। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें जस्ट हमें अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करना इनफ होता है। तो ये जो बाइलिंगुअल का यूज़ है, बाइलिंगुअलिज्म का यूज़ है, ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन।
Dynamic bilingualism draws attention to the fact that bilingualism is not simply linear but dynamic, drawing from the different contexts in which it develops and functions. In the linguistic complexity of the 21st century, bilingualism involves a much more dynamic cycle where language practices are multiple and ever adjusting to the multilingual, multimodal terrain of the communicative acts. This model of dynamic bilingualism is closely related to the plural lingualism. तो ये वाला भी आप लोग हाईलाइट कर लें, ये जो है ना डायनामिक बाइलिंगुअलिज्म, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये मॉडल जो है, ये रिलेटेड है प्लूरल लिंगुअलिज्म से। अब प्लूरल लिंगुअलिज्म क्या है वो हम डिटेल से पढ़ते हैं। Plural lingualism is helpful in that enables us to shed concept of balanced bilingualism or idea that children to be equally competent in two languages in all contexts and with all interlocutors. अच्छा, प्लूरल लिंगुअलिज्म का ये मतलब होता है, ये बैलेंस्ड बायलिंगुअलिज्म से रिलेटेड टर्म है, यानी हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेस का नॉलेज है, जितनी भी लैंग्वेजेस में हमें कॉम्पिटेंसी हासिल है, हमारे पास सब लैंग्वेजेस में हम इक्वली प्रोफिशेंट हों और ज़रूरत के वक्त हम तमाम लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं वो यानी कि ना उसमें जो हमारे पास कॉम्पिटेंसी है, जो हमारे पास स्किल्स हैं ऑल लैंग्वेजेस की, वो इक्वल हो और हम स्विच कर सकें एक लैंग्वेज में एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में महारत के साथ। अगर हम एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज बोलनी पड़ रही है, तो जो बात आप पहली लैंग्वेज में इजीली कर सकते हैं, क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम किसी दूसरी लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस कर सकें। Thus, the concept of plural lingualism confirms the idea that 1 + 1 doesn't always equal to. Increasingly, the world seeks to develop bilingualism citizens who functions within the plural lingualism dynamics of 21st century. For example, Posner suggests that the concept of polyglot dialogues, which everyone speaking their language but understanding everyone's else. अच्छा, अब पोजनर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था 1991 के अंदर, उसका ये कॉन्सेप्ट था कि ये भी बायलिंगुअलिज्म ही होगा कि अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कम्युनिटी के साथ बैठे हुए किसी गैदरिंग में हैं और वहाँ के लोग जो हैं वो डिफरेंट, उनके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस का नॉलेज है और आप जस्ट एक लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं, लेकिन आप उन सब की लैंग्वेजेस को ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पोजनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था पॉलीग्लॉट डायलॉग का। Although it is acknowledged that plural lingual competence may be developed either through schooling, private study or even participation in public life. अब ये वाली जो हमारी स्किल है ना प्लूरल लिंग्विज्म की, तो ये डेवलप कैसे होती है? ये स्कूल में भी हो सकती है, प्राइवेट स्टडी में भी हो सकती है और हमारी पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन में जो सोशल गैदरिंग होती है उनमें भी हो सकती है। The school is given a primary role in the development of the plural linguism as a positive value. This acknowledges that the education system needs to develop citizens who are capable of linguistic tolerance towards speakers who language differently. मतलब अब स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनकी जो बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट होता है, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, वो डिफरेंट होती है। अगर स्कूल उनकी मदर टंग को भी प्रमोट करे, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके यूज़ की भी उनको परमिशन दी जाए, तो इस तरह उनके जो बाइलिंगुअलिज्म है, उनको जो प्लूरल लिंगुअल होना है, इसको प्रमोट किया जा सकता है। An educational value that is basis of linguistic tolerance, speakers' awareness of their plural linguism may lead them to give equal value to each of the varieties they themselves and other speakers use, even if they do not have the same function. अब अगर जो एक इंडिविजुअल है उसको अपनी अगर ये प्लूरल लिंगुअल की उसकी जो करैक्टरिस्टिक है उसको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए, तो वो अपनी जो तमाम लैंग्वेजेस का उसके पास नॉलेज है उनको ज़्यादा अहमियत देगा और दूसरों की लैंग्वेजेस को जो अंडरस्टैंड कर सकता है ये इसकी जो ये स्किल है उसको भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। प्राइवेट, प्रोफेशनल और ऑफिशियल कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऑफ एफिलिएशन, but this awareness should be assisted and structured by school since it is no sense automatic. Hence the expression plurilingualism is a value and अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि इस बात का एहसास स्टूडेंट को खुद नहीं हो सकता है, इसमें स्कूल जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है इसकी दूसरी लैंग्वेजेस को उनको, यानी कि अब बाज़ स्कूल में आप जो है ना वो जस्ट स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। स्कूल जो होते हैं वो हमारी जो ट्रेडिशनल जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उनकी तरक्की के लिए रोल प्ले नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर प्लूरल लिंगुअलिज्म जो है ना इसका एहसास और इसको प्रमोट स्कूल ज़्यादा बेहतर वे में कर सकते हैं। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।